गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था वाई डू वी फॉल इल के कई सारे कंसेप्ट और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। इस चैप्टर का लास्ट ये कंसेप्ट है ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट को कहते हैं उपचार। ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है जिसको कहते हैं प्रिवेंशन यानी कि बचाव। बचाव और उपचार किसी भी बीमारी के साथ साथ जुड़े हुए एस्पेक्ट हैं। देखो, किसी भी बीमारी के जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके चार एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। आजकल तो कोरोना का समय, इसलिए ये जो टर्म्स हैं एपिडेमियोलॉजी या क्वारंटाइन या वैक्सीन, ये सब की जुबान है। एपिडेमियोलॉजी के बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी। सिम्टम्स और लास्ट में आता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक एस्पेक्ट और लिख सकते हैं, वो है पॉजिटिव एजेंट। इनके मतलब क्या है, अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि वो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को या उस प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। जैसे मलेरिया का हमें पता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मॉस्किटो बाइट से फैलता है, तो वो उसकी एपिडेमियोलॉजी हुई। अब बात आती है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में पहुंचने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से मल्टीप्लाई करता है और कैसे अपने टारगेट टिश्यू या ऑर्गन को जाकर इफेक्ट करता है ना, ये उसमें इन्फेक्शन फैलाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का टारगेट ऑर्गन है लंग्स, ठीक है, और उसी तरह से मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका टारगेट है हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये हुई क्लिनिकल पैथोलॉजी। फिर आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, यानी कि जिन विजिबल चिन्हों से यानी साइन से हमें ये पता लग जाए कि इस व्यक्ति को फला फला बीमारी है, उनको सिम्टम्स कहते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, जो कि आज का हमारा कंसेप्ट है। प्रिवेंशन बचाव और ट्रीटमेंट उपचार। पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? पॉजिटिव एजेंट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारी हुई है उसे पॉजिटिव एजेंट कहते हैं। इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं पैथोजन। देखो, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सारे बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करते, कुछ जो डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजन कहते हैं, ठीक है। उनकी डिजीज कॉज करने की एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ पैथोजेंस इज नोन एज पैथोजेनिसिटी। और जिस तरह का पैथोजन होता है यानी डिजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वही हमारी अब यहाँ पर बात शुरू होगी कि ट्रीटमेंट इस बेसिस पर किया जाता है कि जिस तरह का वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर हम एक बार आइडेंटिफाई कर लें कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे टाइफाइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके हिसाब से हम उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो होती है एंटीबैक्टीरियल। वायरस का डिजीज यानी वायरल डिजीज होगा तो एंटीवायरल, फंगस का होगा तो एंटी फंगल, ठीक है। अलग अलग तरह की ड्रग्स डिजाइन की हैं साइंटिस्ट ने और वो उनके अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे हम बैक्टीरियल ड्रग को लेंगे वो हमारी बॉडी में जाके बैक्टीरिया को किल करेगी। एक इसी तरह की क्लास है ड्रग्स की जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स 1945 में डिस्कवर हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली थी। और जैसा कि तुम जानते हो कि वॉर कोई सी भी हो और वर्ल्ड वॉर तो इतनी बड़ी है, तो उसमें जो घायल लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और कई लोग तो सिर्फ अपनी फैटल इंजरीज यानी कि जो बड़े बड़े घाव हैं उनकी वजह से ही, इन्फेक्शन फैलने की वजह से मर जाते थे। तो जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो इसको वंडर ड्रग का नाम दिया गया। वंडर ड्रग है ना, यानी कि चमत्कारी दवा।
क्यों कहा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इस डिस्कवरी को? क्योंकि ये डिस्कवरी ऐसी थी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फैलने से बहुत तेजी से रोकती थी। यानी कि अगर 100 लोग पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर रहे थे तो अब एक या दो ही उसमें कैजुअलिटीज होती थी। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो इन्होंने डिस्कवर किया उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को आइसोलेट किया गया यानी कि प्राप्त किया गया था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस का नाम है। ये फंगस एक ऐसा सब्सटेंस बनाती है जिसको पेनिसिलिन कहते हैं। ये पेनिसिलिन फंगस दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो हमने क्या किया कि इस पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से इस पेनिसिलिन को प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसको टैबलेट्स या इंजेक्शंस के थ्रू पेशेंट्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करने लगे, जिसकी वजह से उनके बैक्टीरियल डिजीज खत्म होने लगे। ये मैकेनिज्म था। हालांकि इसकी जो डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, यानी कि वो इसकी खोज नहीं कर रहे थे, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने संयोग से इसकी खोज कर ली। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जो ट्रेंड माइंड होता है भाई उसी की किस्मत अच्छी होती है, उसी को अच्छी चीजें मिलती है। अब देखो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये काम कैसे करती है, या अगर हम बात करें कि सारी एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है। एंटीबायोटिक्स के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसकी सेल वॉल है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो अगर किसी भी सेल की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक दिया जाए या उसकी सेल वॉल को तोड़ दिया जाए तो वो सेल डिस्टेबलाइज यानी कि खत्म हो जाएगा। इसी मैकेनिज्म पर काम करती है पेनिसिलिन। हालांकि दूसरे एंटीबायोटिक्स दूसरे मैकेनिज्म से काम करते हैं, जैसे कोई प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, कोई रेस्पिरेशन को रोकेगा, और कोई किसी दूसरे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो सेल के अंदर हो रहा है बैक्टीरियल सेल के उसको ब्लॉक करेगा। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को बाधित करती हैं, जिसकी वजह से उस बैक्टीरियल सेल में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है ना। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जरूरी नहीं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट सक्सेसफुल होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये आता है, कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं होते। इसका रीजन ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के थ्रू बैक्टीरियल सेल के मैकेनिज्म्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस सेल के पास मैकेनिज्म होगा उसी को तो ब्लॉक कर सकते हैं। वायरस अपने मैकेनिज्म यूज करता ही नहीं, क्योंकि वायरस एक सेल है ही नहीं। वायरस यूज करता है होस्ट की मशीनरी, होस्ट के मैकेनिज्म, उसके अपने मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। और ये भी एक बात है कि वायरस के अगेंस्ट ड्रग डिजाइन करना इसीलिए भी टफ है क्योंकि उनके अपने कोई मैकेनिज्म नहीं है जिनको आप ब्लॉक कर सकें किसी ड्रग के थ्रू। तो ये कारण है कि हम HIV के खिलाफ बनाना हो या फिर अभी कोविड-19 का चल रहा है उसके खिलाफ बनाना हो तो उसमें इतनी दिक्कत आती है। उनकी वैक्सीन डिजाइन की जा सकती हैं, लेकिन वैक्सीन एक प्रिवेंशन है, क्योर यानी ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तो ये तो था एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट। एंटीबायोटिक्स के कंसेप्ट के बाद आगे हम आते हैं। देखो कुछ नोट्स में तुम्हें बताता हूँ, इन्होंने लिखा है मेडिसिन्स ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशंस, वी कैन टेक बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। ये कुछ और तरीके हैं ट्रीटमेंट के। कुछ दवाइयाँ जैसे अगर हमें बुखार हो जाता है तो हम क्या फीवर नीचे लाने की दवाई लेते हैं, तो जो टेम्परेचर को नीचे लेके आएगी उस दवाई को नाम देंगे एंटीपायरेटिक। बिकॉज फायर मीन्स फायर होता है लैटिन लैंग्वेज में, तो एंटीपायरेटिक मतलब जो टेम्परेचर को लो डाउन लेके आए। इसी तरह से एनाल्जेसिक्स उन दवाइयों को कहते हैं जो कि पेन किलर्स होती है। एक और दवाइयों का नाम सुना होगा तुमने, एंटीसेप्टिक।
देखो एंटी मतलब तो अगेंस्ट होता है, और सेप्टिक वर्ड बना है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है, देखो सेप्सिस नाउन है और सेप्टिक क्या है, एडजेक्टिव है। सेप्सिस का मतलब होता है कि टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। एक और चीज तुमने देखी होगी कि एंटीसेप्टिक जो हम लगाते हैं वो डिसइंफेक्टेंट से अलग होता है। डिसइंफेक्टेंट अलग चीज है और एंटीसेप्टिक अलग चीज है। जो लिविंग टिश्यू पे लगाया जाता है वो केमिकल थोड़ा हल्का यानी कि माइल्ड होता है, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। जो नॉन लिविंग सरफेस पर यानी कि जैसे टाइल और फर्श पर लगाया जा सके उसको नाम देते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है कि लिमिटेशंस क्या हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, ट्रीटमेंट में क्या क्या समस्याएं आती है। लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटमेंट, देखो लिमिटेशन में ट्रीटमेंट ये है कि व्यक्ति जो बीमार था वो जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट परमानेंटली आ सकता है, यानी कि उसका कोई अंग हमेशा के लिए खराब हो सकता है। तो ये पहला डिफेक्ट है, परमानेंट डैमेज। दूसरी जो समस्या आती है ट्रीटमेंट के दौरान, वो जो व्यक्ति है वो काफी लंबे समय के लिए बेड रिडन रह सकता है और इस दौरान उसके शरीर का भी लॉस होता है और उसके दूसरे कामों का भी लॉस होता है, बेड रिडन पीरियड। और तीसरा जो नुकसान है कि जो व्यक्ति बीमार है वो रिजर्वोयर यानी कि भंडार की तरह काम कर सकता है, उसके शरीर से इन्फेक्शन दूसरे हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकता है, तो यानी कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की तरह काम कर सकता है। ये तीन दिक्कतें हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान आती है ना। अगर किसी वजह से ट्रीटमेंट हो भी जाता है तो वो व्यक्ति तीन तरह से नुकसानदायक उसके लिए भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी, है ना। वो दूसरों के लिए इन्फेक्शन का काम कर सकता है, वो खुद काफी लंबे समय तक बेड रेस्ट करेगा जिसकी वजह से उसकी बॉडी का नुकसान होगा और उसकी बॉडी में कोई परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, देखो बीमारियां जो इन्फेक्शियस हैं वो ब्रॉडली तीन टाइप की हैं। एक तो है एयरबॉर्न, जैसे अभी कोविड-19 चल रही है ना, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सारे इन्फेक्शन वो सब एयरबॉर्न है। फिर आते हैं वाटरबॉर्न, फिर आते हैं फूडबॉर्न। हालांकि इसके अलावा और भी तरह के हैं, जैसे कि इंसेक्ट बाइट से हो गया, किसी वेक्टर से हो गया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी अलग टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीन अलग अलग तरह की इन्फेक्शियस डिजीज हैं जिनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जिसका नाम है वैक्सीनेशन। लेकिन उससे पहले देखो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी, और इसके बाद हाइजीन इज द बेसिक की टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, हाइजीन, हाइजीन का मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत और अपने आसपास के एरिया की साफ सफाई, और इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन, इससे भी अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखा जा सकता है। ठीक है, अब आती है बात कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर, इलाज करने से बेहतर है बचाव। इसीलिए आजकल कोविड-19 के समय में सब लोग क्या कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के बचाव के तरीके अपनाए जाएं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन है ना, हैंड वॉशिंग, हैंड क्लीनिंग, इसके अलावा मास्क यूज करना, यानी कफिंग एंड स्नीजिंग करते समय कवर कर लेना, या क्राउडेड प्लेसेस से बचना, ये सब क्या है प्रिवेंशन की मेथड्स हैं। अब लास्ट जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है वैक्सीनेशन।
ये है चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन से बना है और वैक्सीन का ओरिजिन हुआ एक वर्ड से जो है वैका। वैका का मीन्स होता है काउ, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है काउ। ये असल में इसका श्रेय किसको दिया जाता है? एडवर्ड जेनर को। पुराने समय में चाइनीज और इजिप्शियन के समय में क्या करते थे कि ये जो बीमारियां हैं जैसे कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, इनमें शरीर पे दाने हो जाते हैं। वो दाने जब सूख जाते हैं तो उस सूखे हुए जो उनका ऊपर का वो घाव का छिलका होता है उसको चूरा करके नाक के थ्रू एंट्री दी जाती है इजिप्शियन में या फिर चाइनीज लोगों में। लेकिन बाद में एडवर्ड जेनर ने कहा नहीं, हम इसका एक बेटर तरीका अपनाएंगे। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो गाय को पालने वाले लोग थे उन लोगों में एक बीमारी स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि काऊ को जो बीमारी होती है काऊ पॉक्स, इसका मतलब वो सिर्फ काऊ को होगी, स्मॉल पॉक्स सिर्फ ह्यूमंस में होगी। और चूंकि काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वायरस एक जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इसीलिए काऊ के लगातार संपर्क में रहने वाले लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो वैक्सीन करती क्या है? वैक्सीन डेवलप इम्यूनिटी। वैक्सीन इम्यूनिटी को डेवलप करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जैसे अगर आज मैं टेटनस का टीका लगा लूं तो मेरी बॉडी में टेटनस के टॉक्सिन्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डेवलप हो जाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब मेरी बॉडी में वो टेटनस के टॉक्सिन आए तो वो जो एंटीबॉडीज है वो क्या करें, उनको जाकर काउंटरएक्ट कर दें। एक बात मैं ध्यान से बताना चाहता हूँ कि इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखें। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करता है दूसरे की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीबायोटिक substances secreted by one organism to prevent growth of another। ठीक है, और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? Bodies to fight infections। ये जो दोनों टर्म थी ये दोनों एक मिलती जुलती हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। इससे तुम समझ सकते हो कि एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स में फर्क क्या होता है। एंटीबायोटिक्स बॉडी के बाहर बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उनको हम इंजेक्शन और ड्रग के थ्रू लेते हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती है और प्रोटीन होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? वैक्सीन जैसे हम काउपॉक्स वाला एग्जांपल लें, एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, उन्होंने ये देखा कि जो पशुपालक थे उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, क्योंकि वो लगातार गाय भैंस के संपर्क में रहते थे। जिनको गाय को कौन सी बीमारी होती थी? काउपॉक्स, है ना। तो काउपॉक्स वाले वायरस के लगातार कांटेक्ट में रहने से उनके अंदर उस तरह के वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई, यानी कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। और फ्यूचर में जब उनके सामने स्मॉल पॉक्स के वायरस आते थे तो वो एंटीबॉडीज जो थे वो उस वायरस के अगेंस्ट भी काम कर जाते थे, क्योंकि दोनों वायरस का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो ये इससे इस तरह से क्या डेवलप हुई? इम्यूनिटी। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एडवर्ड जेनर का जो वर्क था उसका प्रिंसिपल समझाया, और इसके बाद तरह तरह की वैक्सीन का जो सिलसिला था दुनिया में बनने का शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे आजकल तो तुमने देखा हो कि इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं WHO के द्वारा और हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। सारे इंपॉर्टेंट डिजीज के अगेंस्ट आजकल क्या वैक्सीन लगाई जाती हैं, जैसे DPT, जैसे पोलियो, जैसे टेटनस। ओरल भी होती हैं और इंजेक्शन के थ्रू लगने वाली भी होती है। जन्म से लेके आगे लगभग 2 या 5 साल की एज तक इंजेक्शन या वैक्सीन लगाए जाते हैं, जिससे क्या मिलती है? इम्यूनिटी, है ना। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव।
हमारी बॉडी एंटीबॉडीज खुद बनाती है, और ऐसे वो होती है जिसमें कि बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे स्नेक बाइट के केस में एंटीवेनम जो होता है वो असल में बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था 9th क्लास के हिसाब से वो इतना ही है। अगर आगे कोई तुम्हारी क्वेरीज हो तो तुम कमेंट्स में